गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शशांक सिंघल, बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ, बड़ा बाजार झांसी में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है डेंजर साइंस इन न्यूबॉर्न, मतलब कि खतरे के वो निशान जिसमें आपको न्यूबॉर्न बच्चे को लेके अपने नज़दीकी बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इसमें पहला साइन है हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, मतलब बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाना या बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना। अगर यूजुअली बच्चों में थर्मोस्टेट पॉइंट डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चे अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब कि अगर उनकी रैपिंग कम रहती है तो बच्चे ठंडे पड़ जाते हैं और अगर उनकी रैपिंग ज़्यादा रहती है तो बच्चे गर्म हो जाते हैं। तो रैपिंग के लिए हमें यूजुअली इस तरीके से करना चाहिए कि जो हम कपड़े पहनते हैं उससे एक कपड़ा ज़्यादा करके उनको रैप करना चाहिए, जिससे कि उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और कम भी नहीं होता है, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर बच्चे का टेम्परेचर कम है, मतलब बच्चे के हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं या बच्चे के हाथ पांव गर्म हो रहे हैं, तो या बच्चे का सेंटर में गर्म हो रहा है, मतलब सिर गर्म है, तलवे ठंडे हैं, तो बच्चे को फीवर आ रहा है, मतलब कि बच्चे को इन्फेक्शंस के चांस ज़्यादा हैं। उसके लिए आपको अपने नज़दीकी बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ये कि तेज़ सांस तेज़ लेना, मतलब फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग कैसे होता है? यूजुअली बच्चों का ब्रीदिंग रेट 60 पर मिनट होता है, मतलब कि न्यूबॉर्न बच्चे का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 60 सांस पर मिनट में होती हैं, मतलब कि बच्चा 1 मिनट के अंदर 60 बार सांस लेता है। अगर ये रेट ज़्यादा है तो इसको हम फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं। जब सांस तेज़ लेता है तो बच्चों में यूजुअली साथ में गड्ढे भी पड़ने लगते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और भी ज़्यादा है। मतलब गड्ढे, मतलब पसलियों के नीचे पड़ सकते हैं, पसलियों के ऊपर पड़ सकते हैं और यहाँ पे भी गड्ढे पड़ सकते हैं, और नाक इस तरीके से एनल नेज़ाई की फ्लेयरिंग भी हो सकती है। तो मतलब कि ये है कि वो उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ज़्यादा हो रहा है। फास्ट ब्रीदिंग के साथ रिट्रैक्शन है, और रिट्रैक्शन के साथ अगर ग्रंट भी कर रहा है, काँक रहा है बच्चा, तो वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और भी ज़्यादा है। तो आपको ये मान के चलिए कि बच्चे का ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है, आपको अपने नज़दीकी बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना ही है। इसके बाद होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी या साइनोसिस। दो तरीके से होती है, पेरिफेरल साइनोसिस होती है और सेंट्रल साइनोसिस होती है। पेरिफेरल साइनोसिस यूजली उसको हम लोग एक्रोसाइनोसिस भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे के हाथ पांव नीले पड़ रहे होते हैं, जो कि न्यूबॉर्न बच्चे में इनिशियली, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद ये यूजुअली बच्चे के हाथ पांव ठंडे रहते हैं और वो नीले रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसकी रैपिंग वगैरह करते हैं, अगर थर्मोन्यूट्रल टेम्परेचर में रखते हैं बच्चे को, तो वो एक्रोसाइनोसिस चली जाती है कुछ टाइम में। अगर फिर भी नीले रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाना है। इसके बाद होती है सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस अगर हो रही है तो मतलब बच्चे को सेंट्रल साइनोसिस देखते कहाँ हैं? मेनली टिप ऑफ द नोज़ पे देख लेते हैं, उसके लिप्स पे देख लेते हैं, या टंग के बेस पे देख लेते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नीली पड़ रही हैं तो उसको सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत ज़्यादा है, मतलब या तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो रहा है या उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद होता है बच्चे को वॉमिटिंग आना। यूजुअली जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं अपना दूध पीते हैं और उसको पीने के बाद वो वॉमिट कर देते हैं। वॉमिट करने को उनको वॉमिट नहीं बोलते हैं वर्ड, उनके लिए हम रिगर्जेटेशन बोलते हैं। रिगर्जेटेशन यूजुअली नॉर्मल होता है, और बच्चे पीने के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ एरोफेजिया, क्योंकि वो उनके साथ दूध पीते समय उनकी एयर भी फंस जाती है, उसकी वजह से वो वॉमिट कर देते हैं, रिगर्जेटेट कर देते हैं। तो इसलिए हमको अच्छे से कंधे पे, छाती पे रख के उसको थपथपी देनी होती है। जब भी बच्चे को दूध पिलाएं 15 से 20 मिनट के लिए आपको थपथपी देनी ही देनी है, जिससे कि जो उसकी जो दूध वहाँ पे फंसा हुआ है वो नीचे की तरफ उतर जाए। और आफ्टर दैट अगर इसके बाद भी बच्चे को कॉन्टीन्यूस वॉमिट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती हैं जिसमें ये दिक्कत हो सकती है, तो आपको दिखाना चाहिए। इसके बाद होता है बच्चे को डायरिया। यूजुअली जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, मतलब वो 20 से 25 बार तक पॉटी करते हैं। जैसे बच्चे रो दिए तो पॉटी कर दिए, मरोड़ की तो पॉटी कर दिए, कुछ दूध पिया तो पॉटी कर दी, तो ये 25 बार तक नॉर्मल है, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर बच्चे का पॉटी का अमाउंट 3 या 3 से बार, अगर बच्चा
पॉटी 3 या 3 बार से ज़्यादा कर रहा है, मतलब ज़्यादा करने का मतलब सेंस इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 3 बार से ज़्यादा पॉटी करने का मतलब है अमाउंट ज़्यादा हो और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और ऐसी पॉटी अगर वो 3 बार से ज़्यादा कर रहा है तो दैट्स मीन कि उसको कहीं ना कहीं डायरिया हो रहा है, उससे उसको पानी की कमी हो सकती है, उसके लिए आपको दिखाना चाहिए। इसके बाद है बच्चे नॉट पासिंग यूरिन, मतलब बच्चे ने पेशाब नहीं किया। यूजुअली जो न्यूबॉर्न बच्चे जब पैदा होते हैं तो पहले 24 घंटे के अंदर पेशाब कर लेते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम अगर उन्होंने नहीं पहली पेशाब अगर 24 घंटे के अंदर नहीं की तो हम एक दिन और 48 घंटे तक वेट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी पेशाब नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, हमें दिखाना पड़ेगा। और नॉर्मली इसके बाद जब बच्चे पेशाब करते हैं तो वो 4 से 6 घंटे के अंदर बच्चे यूजुअली पेशाब कर लेते हैं। अगर 4 से 6 घंटे के अंदर पेशाब नहीं कर रहा है बच्चा तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे को पानी की कमी हो रही है या और कोई दिक्कत है उसको, जिसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। इसी की तरह नॉट पासिंग मिकोनियम, नॉट पासिंग स्टूल। पहले स्टूल को हम लोग बच्चे का जो पहला स्टूल करता है तो उसको मिकोनियम कहते हैं। यूजुअली मिकोनियम पहले 24 घंटे के अंदर कर लेता है, अगर लेकिन 24 घंटे में अगर नहीं भी कर रहा है तो हम 48 घंटे तक वेट कर लेते हैं। लेकिन अगर 48 घंटे के अंदर भी अगर बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, ये काले कलर की पॉटी होती है, हरे से कलर की पॉटी होती है, तो अगर ये नहीं कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं आपको उसका तो एनल ओपनिंग में प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हमें देखना होता है। इसके बाद है मसल टोन। बच्चे को अगर पुअर मसल टोन, मतलब मसल टोन बच्चे की अच्छी नहीं है तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन या कोई अदर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मसल टोन मतलब यूजली बच्चा जब होता तो फ्लैक्स पोजीशन में होता है। फ्लैक्स मतलब इस तरीके से फ्लैक्स हो गया, पाँव में घुटने से मुड़े हुए हैं और इस तरीके से बच्चा लेटता है, मुड़ा हुआ सा लेटता है। लेकिन अगर बच्चे मुड़ा हुआ सा नहीं है, आपने उसको खींचा, अगर यूजुअली बच्चे को आप हाथ खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो बच्चा फिर वही फ्लैक्स पोजीशन को कवर कर लेता है, तो दैट्स मीन गुड मसल टोन, इसको गुड मसल टोन बोलते हैं। अगर बच्चे का आपने हाथ पकड़ा छोड़ा और बच्चा लुंज सा पड़ा हुआ है, मतलब उसके बॉडी में ताकत ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो और फ्लैक्स पोजीशन कोई अपने कवर नहीं कर रहा है तो दैट्स मीन उसकी मसल टोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और वो किसी इन्फेक्शन को कॉज कर इन्फेक्टिव भी कॉज हो सकता है। मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टिव कॉज मानते हैं, और उसके अलावा कोई सेप्सिस वगैरह डेवलप हो रही है, कुछ हो रहा है उसमें होता है। और अगर उसके और अदर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी हैं उसमें भी ऐसा होता है। इसके बाद होता है अनकंसोलेबल क्राई। यूजुअली मदर क्या होता है, जब बच्चा क्राई कर रहा होता है तो फीड करा देती हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। अगर नहीं चुप हो रहा होता तो आप उसको गोदी में लेके घुमाते हैं तब भी चुप हो जाता है, या उसको कहीं और कोई दिक्कत हो रही होती तो आप उसको खिलाते हैं तो बच्चा खेलने लगता है, तो मतलब कंसोल हो गया, मतलब वो क्राई नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कंसोल ही नहीं हो रहा है। कंसोल मतलब आप उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, खिला रहे हैं या आप उसको दूध पिला रहे हैं तो वो फिर भी रो रहा है, मतलब उसको कहीं ना कहीं पेन है, वो इन द फॉर्म पेन है या और अदर कोई डिसीज़ है जो उसको वो कंसोल नहीं कर पा रहे, आप उसको छुपा नहीं पा रहे हो और वो बहुत इरिटेटिंग टाइप से वो क्राई होती है। तो वो उस क्राई के लिए आपको तुरंत के तुरंत अपने नज़दीकी बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। इसी तरीके से एक और डेंजर साइन है कि ब्लीड हो रहा हो कहीं से बच्चा। यूजुअली नॉर्मली बच्चे में ब्लीड नहीं होता है, अगर कहीं से ब्लीड हो रहा है तो दैट्स मीन ब्लीड मतलब खून निकल रहा है अगर कहीं से, तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। इसके बाद है पुअर फीड इनटेक, मतलब पुअर फीडिंग मतलब दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो बच्चा नॉर्मली 2 से 3 घंटे में फीड करता है। कभी कभी बच्चा अगर एक बार अच्छे से फीड ले लेता है तो नेक्स्ट फीड वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक फीड नहीं लेता है। लेकिन अगर बच्चा इस समय के बाद भी फीड नहीं ले रहा है तो उसको आपको जगा के फीड कराना होता है। लेकिन जगा के भी वो फीड नहीं ले रहा है तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फीड कराने के साथ साथ बच्चे की फीडिंग का पैटर्न, मतलब बच्चा शक कैसे कर रहा है। जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है माँ के निपल को बहुत टाइटली शक करता है ना, बहुत टाइटली, मतलब उसको अगर वो बच्चे के मदर के निपल को अगर वो टाइटली नहीं दबा रहा है, मिल्क को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो दैट्स मीन कहीं ना कहीं उसको फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। और फीडिंग में प्रॉब्लम कई कारण है, सेप्सिस भी हो सकता है, नेज़ल ब्लॉक भी हो सकता है और भी कुछ कारण हो सकते हैं, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को दिखाना है। इसके बाद है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी।
अपनी सोसाइटी में एक बड़ा सा मिथ है कि आँखों से पीलिया पता लगता है, लेकिन जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, जो शुरुआती 1 महीने के बच्चे होते हैं, उनका पीलिया आँखों में नहीं देखते हैं। उनका पीलिया हम उसकी स्किन में देखते हैं, जो क्रैमर रूल्स के थ्रू हम लोग फॉलो करते हैं उसको। और अगर बच्चे की हथेली और तलुए पीले हैं तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे का पीलिया बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका लेवल 15 से ऊपर है। इसके लिए आप मान के चलिए कि आपको तुरंत के तुरंत दिखाना पड़ेगा अपने डॉक्टर को, और उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट इलाज है, फोटोथेरेपी वगैरह, और आपको दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीलिया का एक बहुत छोटा सा इलाज है, फोटोथेरेपी के थ्रू हो जाता है। अगर हम पीलिया को ज़बरदस्ती बढ़ने देते हैं तो बच्चे के दिमाग पे वो पीलिया चढ़ जाता है, और वो पीलिया चढ़ जाता है तो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब तक हो जाती है। मतलब बच्चा नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी नहीं जी पाता है, उसके बेसल गैंग्लियों में वो डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से उसको ब्रेन में डैमेज हो जाता है, और फिर हमें उसका खून भी वगैरह भी चेंज करना पड़ता है। इसके बाद है लेथार्जिक। बच्चा लेथार्जिक सा पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा है, आपने उस बच्चे को जगाया, जग ही नहीं रहा है, बच्चे को फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा फीड ही नहीं ले रहा है, बच्चा क्राई ही नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल लेथार्जिक। अगर आपने उठाया भी तो वो फिर जाके सो जा रहा है बार बार, तो दैट्स मीन ये आप मान के चलिए कि बच्चा लेथार्जिक है, सुस्त है। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ चीज़ है, आपको अपने नज़दीकी बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना ही दिखाना है। इसके बाद है सीजर्स, दौरे आना बच्चों में। दौरे आना, कैसा भी दौरा आए बच्चे में एबनॉर्मल है, क्योंकि एक भी दौरा अगर बच्चे को आता है तो बच्चे की वो ब्रेन की ब्लड सप्लाई को वो रोकता है, उसकी वजह से उसको हाइपॉक्सिया होता है। एवरी हाइपॉक्सिया कॉज अनदर सीजर, और ज़्यादा डैमेज करता है ब्रेन को। तो जितनी बार सीजर आएगा बच्चे का उतना ही ज़्यादा, मतलब जितने बार दौरे आएंगे बच्चे को उतने ही बार उसके दिमाग को असर पड़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सीजर कैसा भी हो, आपको तुरंत के तुरंत अपने नज़दीकी बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। छोटे बच्चों में सीजर कभी कभी माता पिता नहीं देख पाते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा एक ही तरफ देखता चला जा रहा है, टकटकी लगाए बिल्कुल, और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मदर प्ले कर रही, कुछ कर रही, लेकिन वो एक ही तरफ देख रहा है, तो ये एक टाइप ऑफ सीजर है। ये भी बच्चा लिप स्मैकिंग कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है ना, एक ओंठ को बार बार इस तरीके से हिला रहा है, तो ये भी एक सीजर का टाइप है ना। या इस तरीके से कर रहा है, हिल रहा है बच्चा, तो ये भी एक दौरे का पार्ट। या एक टोनिक होता है, मतलब टोन इस तरीके से पकड़ के रह गया और यहीं इसी तरीके से मतलब खुल भी नहीं रहा है, तो ये टोनिक टाइप का सीजर्स हो गया। एक टोनिक क्लोनिक होता है, मतलब बार बार टोन आती है फिर क्लोन होता है, फिर इस तरीके से मतलब टाइट होता है फिर छोड़ता है, टाइट होता है छोड़ता है ना, तो इस तरीके से। या फिर झटके इस तरीके से मारता है, मायोक्लोनिक जट टाइप से भी होता है। तो ये मतलब कई टाइप के सीजर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, और जैसे भी हो तुरंत के तुरंत अपने नज़दीकी बाल रोग एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।